हेलो स्टूडेंट, हम लेटेस्ट जो पढ़ रहे थे सिनर्जिक बॉन्डिंग हमने पढ़ा था। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है, कैसे होता है, मैंने डिस्कस किया था। बट उस पर कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं बता पाया था आप लोगों को, तो उस पर क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। जैसे कि आप लोगों को मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, सिनर्जिक बॉन्डिंग जब होती है तो इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था मैंने। ठीक है, मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या इफेक्ट पड़ता था, ये हमने बताया था आप लोगों को कि जैसे लिगेंड अपना लोन पे देता है सेंट्रल एटम को, ठीक है, उसी टाइम सेंट्रल एटम भी जो उसके पास ऑलरेडी पहले से लोन पेयर होता है वो अपना लोन पे डोनेट करता है सेंट्रल एटम। किसको? लिगेंड्स को, लिगेंड्स के एबीएमओ के अंदर। और उससे एक पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होने की वजह से, डबल बॉन्ड बनने की वजह से आप बोल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम देखें मेटल लिगेंड्स के बीच में क्या इफेक्ट होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता था। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ये आपने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, और दूसरा अगर मैं बात करूं लिगेंड्स के बीच में क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब लिगेंड्स में जो दो एटम थे कार्बन और ऑक्सीजन, क्योंकि लिगेंड मेरे पास कौन सा था, कार्बोनाइल था, तो सी और ओ के बीच में क्या इफेक्ट पड़ा था, वो इफेक्ट भी आप देख लीजिए। आपको पता होगा शायद कि सी ओ के एबीएमओ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आता है, ठीक है, और वहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला था Nb माइनस Na/2। जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लोन पेयर आएगा, किसके, सीओ के एबीएमओ के अंदर का लोन पेयर आएगा, तो Na का वैल्यू बढ़ेगा, और Na का वैल्यू बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। तो यहां हम बोल सकते हैं कि इस पे इफेक्ट क्या पड़ा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, डिक्रीज हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगेन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो उससे बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिनर्जिक बॉन्डिंग होने से मेटल लिगेंड्स के बीच में जो इफेक्ट होते हैं उसके अपोजिट इफेक्ट किसमें होते हैं, जो लिगेंड होता है उसमें दोनों एटम के बीच में होते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को? अब मैंने ये आपको पहले पढ़ा चुका था, बट इस पे क्वेश्चंस कैसा आएगा वो मैंने नहीं बताया था। मैं याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पे क्वेश्चंस एक ही कैटेगरी का आता है, एक ही कैटेगरी का क्वेश्चंस आता है, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक पैटर्न याद रख लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे इसके। ठीक है, वो पैटर्न क्या है इसका, वो पैटर्न देखिए, ये देखिए पैटर्न इसका। आपसे पूछेगा इसमें मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ मेटल और लिगेंड्स के बीच में, एक क्वेश्चन दिया गया, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ बताइए मेटल और लिगेंड्स के बीच में। ऑप्शन होगा पहला MCO का होल 5, ये 5 लिखा हुआ है ऊपर प्लस से। दूसरा ऑप्शन होगा MCO का होल 5, तीसरा होगा, थर्ड होगा MCO का होल 5 नेगेटिव, और फोर्थ होगा इसमें NCO का होल 5 2 नेगेटिव। अब आप ये सोचिए, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ की बात करिए उसने हमसे मेटल लिगेंड के बीच में, तो आप कुछ सोचिए, यहां पे देखिए ध्यान से, मेटल लिगेंड के बीच में जब सिनर्जिक बॉन्डिंग होती थी तो सिनर्जिक बॉन्डिंग होने से बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता था, कम हो जाती थी बॉन्ड लेंथ। अब ये बताओ बॉन्ड लेंथ कम कब होती है, जब सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, और अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग ना हो, सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं हो, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा रहेगी। भाई भी सिंपल सी बात है, सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है तभी तो इफेक्ट हो रहा है, तभी तो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है मेटल लिगेंड के बीच में। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं हो तो बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो वही हमसे पूछना चाह रहा है मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ। तो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ कब होगी, जब सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं हो, और सिनर्जिक बॉन्डिंग कब नहीं होगी, जब सेंट्रल मेटल के पास लोन पेयर देने की टेंडेंसी, किसको लोन पेयर देने की टेंडेंसी, लिगेंड्स को, लिगेंड्स के एबीएमओ के अंदर, वो कम हो। अब सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम कब होगी, जब उसके पास डेफिशिएंसी होगी, और डेफिशिएंसी कब होगी, जब उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में हो।
इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट का मतलब उसमें से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, तो वो क्या कहलाएगा, डेफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ बताइए इस M का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +1, इसका कितना है 0, इसका कितना है -1, इसका कितना है -2। तो कौन सा ऐसा आपको लगता है कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव है, मतलब वो डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट है तो अपना लॉन पेयर लिगेंड्स के ABMO के अंदर नहीं दे पाएगा, तो कौन सा आप बोल सकते हो, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इससे मिलते होते क्वेश्चन सी आप लोगों को मिलेंगे। हो सकता है वो लिगेंड्स की बात करें कि C और O के बीच में बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किस में होगी, तो बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होना। और सिनर्जिक बॉन्डिंग कब होगी, जब मेटल क्या रहेगा, एफिशिएंट, ताकि वो लॉन्ग पे दे सके, तब हमारा आंसर क्या हो जाता, फोर्थ हो जाता। तो ये आपके सोचने पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह कोशिश कर पाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया वैसे भी। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें आप सिनर्जिक बॉन्डिंग पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। और एक चीज मेरी याद रखिएगा, ये बॉन्ड लेंथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है, या बॉन्ड ऑर्डर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये एक बहुत स्मॉल लेवल पे होता है। एक IIT में क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में यही बताया गया था, एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था, उसकी बॉन्ड लेंथ दी गई थी, उसकी बॉन्ड लेंथ दी गई थी, और बोला था कि बताइए सिनर्जिक बॉन्डिंग होने पर मेटल लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहां देख के लग रहा है बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अब बॉन्ड लेंथ कम होने के दो ऑप्शंस थे वहां पे, एक में डिक्रीमेंट ज्यादा हुआ था, एक में डिक्रीमेंट कम हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन टिक करें, क्योंकि हमें कोई न्यूमेरिकल्स तो है नहीं कि सॉल्व करके हम लेके आए। तो बच्चों को टिक कौन सा करना था, जहां पे स्मॉल वेरिएशन हुआ था, ये डिक्रीमेंट होना या इंक्रीमेंट होना। ठीक है, ये हल्का सा डेविएशंस होता है उसके बाद। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस आप लोगों के वर्कशीट में हो, मॉड्यूल में हो, क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। इसमें नेक्स्ट आ रहा है वॉर्नर्स थ्योरी। नेक्स्ट देखिए हम वॉर्नर्स थ्योरी। वॉर्नर्स थ्योरी की बात करो। अब वॉर्नर्स थ्योरी बड़ी सिंपल है। ठीक है, वॉर्नर्स थ्योरी कहती है कोई भी कॉम्प्लेक्स मेरे पास हो, उस कॉम्प्लेक्स में दो तरह की वैलेंसी होती है। उस कॉम्प्लेक्स में जो वैलेंसी होती है वो टू टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक वैलेंसी होती है कौन सी, सेकेंडरी वैलेंसी। समझ में आ रहा है? कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, दो टाइप की वैलेंसी रखेगा, या तो प्राइमरी वैलेंसी या फिर सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, दोनों टाइप की वैलेंसी देखने को मिल सकती है आप लोगों को। ठीक है, अब हम बात करें कि यार इस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो आयनाइजेबल होगी, प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो आयनाइजेबल होगी। सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो नॉन आयनाइजेबल होगी। पहला वर्ड समझ में आया आपको? प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी, नॉन आयनाइजेबल। नेक्स्ट बात करूं तो प्राइमरी वैलेंसी जो होगी मेरी, प्राइमरी वैलेंसी ये ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी होगी ये कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करेगी। कौन सी, सेकेंडरी वैलेंसी। तीसरा देखिए इसमें डिफरेंस देखिए, प्राइमरी वैलेंसी जनरली एनायनिक होगी, जनरली एनायनिक ही होगी। ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं तो ये एनायनिक या फिर न्यूट्रल दोनों हो सकती है। यहां पे कैटायनिक का कोई रोल नहीं है, एनायनिक हो या फिर न्यूट्रल। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी की बात करूं, प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो ये कंडक्टिविटी को भी डिफाइन करेगी, कंडक्टिविटी को भी डिफाइन करेगी। और अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं, ठीक है, तो ये शेप को डिफाइन करती है, किसी कॉम्प्लेक्स के शेप को डिफाइन करती है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने ये देखा होगा प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये वैलेंसी कौन सी हो सकती है। तो नहीं समझ पा रहे तो मैं बताता हूं आप लोगों को। जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ बीच में एग्जांपल लेता हूं, आप देखिए ध्यान से। CO
देखा आप लोगों ने NH3 का होल 6 Cl3। मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स दिया है, ये कॉम्प्लेक्स कितने टाइप की वैलेंसी रखता है, चलिए चेक करते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें क्लोरीन की बात कर लेते हैं, जो कॉम्प्लेक्स के आउटसाइड है, जो कॉम्प्लेक्स के आउटसाइड है Cl, क्या आपको लगता है ये Cl आयोनाइजेबल है? बिल्कुल है। ये आयोनाइजेशन स्फीयर है तो आयोनाइजेबल तो होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, इस Cl की वजह से ये Cl3 है, तो 3 है तो कितना ऑक्सीजन स्टेट जा रहा है +3। अगर Cl2 होते तो कितने आता है +2। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टेट है वो किसके लिए, किसकी वजह से आ रहा है? क्लोरीन की वजह से। कितने क्लोरीन की वजह से? 3 क्लोरीन की वजह से। तो पहली बात ये आयोनाइजेबल भी है क्लोरीन्स, दूसरी बात ये ऑक्सीजन स्टेट भी सेटिस्फाई करा रही है, और नेक्स्ट देखिए ये एनायनिक है क्या? बिल्कुल एनायनिक है। क्लोरीन क्या होता है? एनायनिक होता है। और नेक्स्ट अगर देखें तो कंडक्टिविटी डिफाइन। अब कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी देखोगे आप लोगों ने, जितने नंबर ऑफ आयंस निकलेंगे सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे यह बताइए, ये एक आयोनाइजेशन स्फीयर है, जितना इसका वैल्यू बढ़ेगा उतना ये आयोनाइज होगा, और जितना आयोनाइज होगा उतना क्या होगा? कंडक्टिविटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है आपको? क्लोरीन अगर एक होता है यहाँ पे तो एक कॉम्प्लेक्स और एक क्लोरीन आयंस, 2 आयंस होते हैं। क्लोरीन अगर 2 होता तो एक कॉम्प्लेक्स और 2 क्लोरीन आयंस मिलकर 3 आयंस होते हैं। फिलहाल अभी कितना आयंस है? 4 आयंस। तो कहने का मतलब आयनाइजेबल भी है क्लोरीन, ऑक्सीजन स्टेट को भी सेटिस्फाई कर रही है, एनायनिक भी है, देखो एनायनिक भी है, और कंडक्टिविटी को भी डिफाइन कर रही है। तो यहाँ पे हमने ये पकड़ लिया कि ये क्लोरीन जो है ना मेरे पास, ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी है। किसी कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी देखना हो तो पहली बात देखना वो आयोनाइजेशन स्फीयर में हो, मतलब आयोनाइजेबल हो, ऑक्सीजन स्टेट को सेटिस्फाई करती हो, नेक्स्ट अगर बात करें तो एनायनिक हो, और कंडक्टिविटी डिफाइन करती हो। अब अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो यहां आप देखना ध्यान से, जो अंदर है मेरे पास NH3 का होल 6, मतलब 6NH3, 6NH3 जो है, क्या ये आयोनाइजेबल हैं? नहीं। कॉम्प्लेक्स से बाहर कैसे निकलेंगे? ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो 6NH3 जो है मेरे पास वो नॉन आयोनाइजेबल हैं। 6 NH3 है इसलिए 6 लोन के दिए जाएंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6। तो कहने का मतलब जितने NH3 के नंबर्स होंगे, जितने NH3 आप लोगे, वही क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाई कर रहा है। कौन? अंदर वाला NH3। और ये लिखा है मैंने, ये एनायनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी। अभी फिलहाल क्या है? ये न्यूट्रल है। तो कहने का मतलब ये भी सेटिस्फाई हुआ। अब आप कुछ सोचिए, अगर यहाँ पे NH3 4 होते, NH3 4 होते तो कोऑर्डिनेशन कितना होता? 4 होता। और कोऑर्डिनेशन 4 में ज्योमेट्री 2 तरीके बन सकती थी, या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर। अभी फिलहाल कोऑर्डिनेशन कितना है? 6 है, तो यहाँ शेप या ज्योमेट्री कैसी बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। तो कहने का मतलब है जितने जितने NH3 होंगे उस हिसाब से शेप भी आपका डिफाइन होगा। तो क्यों हम बोले कि ये शेप को भी डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको भी पकड़ लिया, NH3 को, 6 NH3 हैं, 6 NH3 पहली बात क्या है? नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। दूसरी बात कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एनायनिक या न्यूट्रल हो सकते हैं, न्यूट्रल है, और ये शेप को भी डिफाइन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहां देख सकते हो आप, पर्टिकुलर किसी कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को आपने देखा क्या होती है? प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे। ये देखिए, CO NH3 का होल 5 Cl3, ओहो, क्योंकि Cl2 आएगा। अब जैसे इस कॉम्प्लेक्स की बात कर ले, इस कॉम्प्लेक्स में पूछा है ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन सी प्राइमरी वैलेंसी कौन सी सेकेंडरी वैलेंसी बताता है। तो यहां आप देखेंगे, अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं तो सेकेंडरी वैलेंसी कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हैं? आप बताइए। 6, 5 और 1 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। दूसरी बात, ये क्या बाहर निकल सकते हैं? नहीं, नॉन आयोनाइजेबल है। एनायनिक न्यूट्रल दोनों है यहाँ पे,
और शेप को डिफाइन करेंगे सही जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 है, तो 5 NH3 और एक Cl ये है सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब आप बोल सकते हो सेकेंडरी वैलेंसी 6 है जिसमें NH3 भी है प्लस Cl भी है। और आपको क्या लगता है देखकर इसमें आयनाइजेबल कौन है? आयनाइजेबल देखिए क्लोरीन भाग वाली, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट को सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल करेगी। नेक्स्ट देखें तो एनानिक है, एनानिक भी है। और लास्ट अगर देखिए हम कंडक्टिविटी को डिफाइन करेगी, बिल्कुल करेगी कंडक्टिविटी को डिफाइन। तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी कितना लिखोगे 2, क्योंकि बाहर आयनाइजेबल कितने हैं 2 क्लोरीन। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि अंदर बैठी हुई क्लोरीन भी ऑक्सीजन स्टेट को सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये क्लोरीन नहीं होती तो इसका ऑक्सीजन स्टेट +3 नहीं होता। अरे भाई x-1 इसकी वजह से भी तो चार्ज आप डेवलप करोगे। तो कहने का मतलब ये भी ऑक्सीजन स्टेट को अगर सेटिस्फाई कर रही है तो साथ में प्राइमरी वैलेंसी के साथ में इसको ऐड करो, मिला के प्राइमरी वैलेंसी कितनी बोलोगे आप 3 बोलोगे, ठीक है। तो ये वॉर्नस थ्योरी है। वॉर्नस थ्योरी पे क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट आते हैं। अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, ये देखिए जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया गया CONH3 का होल 4 Cl2Cl, ठीक है। ये बोलेगा ये कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, इस कॉम्प्लेक्स को मैंने रिएक्ट कराया किसके साथ AgNO3 के एक्सेस के साथ में, तो मुझे AgCl कितना मिलेगा? मुझे AgCl कितना मिलेगा अगर मैंने इसका 1 मोल लिया है? आप ये बताइए इस कॉम्प्लेक्स का 1 मोल क्लोरीन कितनी निकाले? अरे क्लोरीन तो एक ही निकलेगी, 1 मोल क्लोरीन निकलेगी। अरे भाई एक ही क्लोरीन निकलेगी बाहर, तो 1 मोल कॉम्प्लेक्स 1 मोल क्लोरीन निकालेगा, और 1 मोल क्लोरीन AgNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा 1 मोल AgCl बनाएगा। तो इस तरह के मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे। आप चाहो तो दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे अपने मॉडल वगैरह में बना सकते हो आराम से, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं Cl करता, ये 5 करता, बाहर Cl2 करता, 1 मोल कॉम्प्लेक्स कितनी क्लोरीन निकालते? 2 क्लोरीन निकालते। देखो ना एक कॉम्प्लेक्स से कितनी क्लोरीन निकाल सकता है? 2 निकालता। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आप बना सकते हो आराम से क्वेश्चंस, ठीक है। जेई में या फिर नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं वॉर्नस थ्योरी से, और क्वेश्चंस बड़े सिंपल आए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट थोड़ा सा यूज करना और क्वेश्चंस आप बनाइएगा, आराम से बन जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ये वॉर्नस थ्योरी यहीं खत्म हो रही है, ठीक है। सिनर्जिक बॉन्डिंग मैंने बता दिया आप लोगों को, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बता दिया, VBT हो गया, CFT हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, IUPAC हो गया। नाउ काफ़ी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं अभी तक, तो इसके बेसिस पे आप काफ़ी क्वेश्चंस अप्लाई कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू।